आज बोलना शुरू किया। उन्होंने अपने भाषण में बीजेपी पर जोरदार हमले किए। राहुल गांधी ने भगवान शिव की फोटो दिखाते हुए कहा कि वो अहिंसा की बात करते हैं और जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं और हिंसा की बात करते हैं। उन्होंने बीजेपी सांसदों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप लोग हिंदू हैं ही नहीं। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside because of it. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। राहुल के बयान पर संसद में हंगामा मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल के भाषण में बीच में खड़े होकर उनके बयान पर आपत्ति जताई। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि राहुल को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने अग्निवीर स्कीम को लेकर भी केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के लिए अग्निवीर यूज एंड थ्रो है। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? राहुल गांधी के इस बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई। उन्होंने राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि अग्निवीर जब शहीद होता है तो उसे 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष, अग्निवीर को लेकर राहुल के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह भी बोले। उन्होंने कहा कि अगर नेता विपक्ष अपने बयान का सत्यापन नहीं करते हैं तो उन्हें सदन और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का
दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार ने नीट जैसे एग्जाम्स को कमर्शियल एग्जाम में बदल दिया है। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात है। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर को अलाउ, पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। तो आज संसद में जोरदार सत्र चल रहा है, हंगामेदार, सनसनीखेज, और इस पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, आज संसद के अंदर और बाहर दोनों तरफ आपने देखा कि काफी ज्यादा बयानबाजी और शोर शराबा हो रहा है। कैसा रहा कुल मिला के आज का दिन? मुझे लगता है कि जिस बात का अंदाजा था पहले से कि सत्ता पक्ष थोड़ा सा संख्या बल में कमजोर हुआ, विपक्ष थोड़ा सा संख्या बल में मजबूत हुआ, उसकी झलक आपको संसद के अंदर देखने को मिलेगी। वही अंदाजा सही बिल्कुल निकलता हुआ दिख रहा है। और आज जब राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होनी थी, उससे पहले ही ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। जब इंडिया गठबंधन के सभी नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हो, सभी लोग सदन के बाहर ही करीब 11 बजे से पहले, 10:30 पौने 11 बजे सुबह ही हाथ में तख्ती लेके बैठ गए और सीबीआई ईडी के दुरुपयोग का मामला उठाना शुरू कर दिया। राज्यसभा जब चला तो वहां भी मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे को जोर शोर से उठाए। वहाँ में सदन के नेता थे जेपी नड्डा, उनसे भी तीखी नोकझोंक हुई। लेकिन जब बारी लोकसभा की आई तो यहाँ पे धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत जो है उन्होंने किया, अनुराग ठाकुर ने। उसके बाद बहस की शुरुआत हुई। राहुल गांधी करीब 2 घंटे के आसपास बोले, और ये जो बोलना था, इस खास बात यह रही कि उन्होंने कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए जो जनता सुनना चाहती थी, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, एमएसपी का मुद्दा हो, जो भी मुद्दा लोगों से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस मुद्दा को उठाते के दौरान 2 बातें बहुत साफ निकल कर आई कि सरकार के मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री 2 बार उठे, राहुल गांधी के बयान के बीच में अपनी आपत्ति जताई। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री उठे, शिवराज सिंह उठे, राजनाथ सिंह उठे, बार बार अपनी आपत्ति जताते रहे। मुद्दा तो उन्होंने सही उठाया, लेकिन जो अक्सर होता है कि राहुल गांधी बयान दे देते, कई बार ऐसे विवादास्पद बयान दे देते हैं जिस पर हंगामा होना लाजमी होता है। मुझे लगता है कि हिंदू वाला जो उनको बयान है वो उनके लिए आने वाले दिनों में थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकता है, राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि इस पर हंगामा काफी जोर होगा। आपने देखा, हमने सुनाया भी दर्शकों को, हिंदू वाले उनके बयान के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने उस पर आपत्ति जताई, और अब लगता है एक बड़ा राजनीतिक रंग लेगा। आज शाम से या फिर कल तक आप इसका असर देख सकते हैं। दूसरी बात, कई सारे तथ्यात्मक बातें उन्होंने रखी, जैसे अग्निवीर को पैसा, शहीद का दर्जा नहीं दिया जाना, एमएसपी में कटौती किया जाना। इस तरह की जब बातें उठाई तो उनके भाषण के बाद
अमित शाह ने यह प्रस्ताव रखा कि इन्होंने तथ्यात्मक रूप से जो बातें रखी हैं, अगर ट्रेजरी बेंच मांग करता है इसकी डिमांड करने का, तो सदन के नियम के मुताबिक आपको सत्यापित करना होगा सदन को। और स्पीकर ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है। यानी उन्होंने, राहुल गांधी ने अपनी भाषण में जो तथ्य रखे हैं, उस तथ्य के सपोर्ट में उनको सत्यापन करते हुए दस्तावेज देने होंगे। तो ये एक अगला कदम होगा। तो मुझे लगता है कि हंगामे की शुरुआत जो आज रही, की नोकझोंक जो आज रही, वो तत्काल खत्म होने वाला नहीं है। शुक्रिया लक्ष्मण। फिलहाल के लिए तो आज सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बोले राहुल गांधी, और उसके इर्द गिर्द जो तमाम चीजें हुई वो लक्ष्मण रॉय ने हमें एक्सप्लेन की कि टेक्निकली और क्या हुआ। तो अब राहुल गांधी को वो दस्तावेज सबमिट करने होंगे जिसमें वो जो फैक्ट्स उन्होंने बोले हैं, चाहे वो अग्निवीर से रिलेटेड हों या किसी और बात से, उसको सत्यापित करना होगा, जैसा लक्ष्मण बता रहे थे। इधर आज देश में 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं। लोकसभा में नए कानूनों को लेकर बवाल भी मचा, और इस बवाल के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जवाब भी दिया। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा में नए कानून को लेकर 9 बार चर्चा की गई। विपक्ष नए कानून को लेकर झूठ बोल रहा है। नए कानून पर विपक्ष अपना मत रख सकता था। दोनों सदनों में चर्चा के बाद ही यह कानून बनाया गया। मित्रों, ये संहिता के लिए कुछ विपक्ष के मित्र अलग अलग बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है, चर्चा नहीं हुई है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लोकसभा में कुल मिलाकर 9 घंटा और 29 मिनट चर्चा हुई है। 34 सदस्यों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। राज्यसभा में 6 घंटा और 70 मिनट चर्चा हुई। 40 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। एक ये भी झूठ चलाया जा रहा है कि सबको बाल निकालने के बाद ये बिल लाया गया। बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले से निश्चित था। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि 14 तारीख से ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार करने जैसी हरकतें करी थी, और शायद वो हिस्सा लेना नहीं चाहते। तो आज से तीनों नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। नए कानून के तहत पहली एफआईआर भी दर्ज हो गई है। नए कानूनों में ऐसा क्या बदलाव हुआ है जिससे कहा जा रहा है कि अब न्याय फटाफट होगा? इसे बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। लेकिन उससे पहले मनीष तिवारी ने क्या कहा, यह भी सुन लेते हैं। Well, the laws are extremely pernicious in nature, and they will be draconian in their implementation. These laws have been passed behind the back of Parliament by suspending 146 MPs from both the Lok Sabha and the Rajya Sabha. They do not reflect the collective wisdom of the House. राइट, तो विपक्ष को आपत्ति इस पे। असीम, अब जो तीनों नए कानून लागू हो गए हैं, कुछ बदलाव भी हुए हैं इनमें, डिटेल में बताएं हमें कि क्या हुआ है और क्या क्या है ये कानून और क्या बदलाव के साथ आए हैं। अब आपको न्याय के लिए कोर्ट से तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी। अब आपको न्याय फटाफट मिलेगा। आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। कौन से हैं कानून और किस तरह से आपके जीवन पर असर डालेंगे, आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले ये 3 नए कानून बदलने जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता, दूसरे नंबर पर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरे नंबर पर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों कानून आज से ही लागू हो गए हैं, और इनका आपके लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले यह कानून के तहत आज से ही एफआईआर दर्ज होने की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में आज पहली एफआईआर इन नए कानूनों के तहत दर्ज भी कर ली गई है। एक स्ट्रीट वेंडर के ऊपर यह एफआईआर दर्ज की गई है। होगा क्या इन कानून से आप पर असर? सबसे पहले तो आपका एफआईआर कराना काफ़ी आसान हो जाएगा। एक टाइम लिमिट तय कर दी गई है। पुराने मुकदमे काफ़ी जल्दी निपट जाएंगे। कानून से जो कोर्ट कचहरी के चक्कर थे उनसे छुटकारा मिलेगा। जो तारीख पर तारीख मिलती थी उससे छुटकारा मिलेगा। सबसे पहले 3 दिन के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज कराना जरूरी है। आप कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी आप पूरे देश में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। नए कानून में 35 जगह पर टाइमलाइन में बदलाव किया गया है। पहले यहाँ पर कोई भी टाइमलाइन नहीं थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया ताकि जल्दी जल्दी से सारी प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। एफआईआर के लिए टाइम तय कर दिया गया है, जांच के लिए तय कर दिया गया है टाइम, साक्ष्य जुटाने के लिए टाइम तय है, दस्तावेज जमा कराने के लिए, ट्रायल करने के लिए और फैसला देने के लिए भी टाइम पीरियड ऑलरेडी सरकार ने तय कर दिया इन नए कानूनों के तहत। होगा क्या इन कानून से? भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का इनमें नया प्रावधान रखा गया है। दूसरा, राजद्रोह की जगह लेगा देशद्रोह। राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया गया है, उसकी जगह देशद्रोह आ गया है।
मॉब लिंचिंग, इसके लिए पहले कोई भी नहीं था, प्रावधान नहीं था, अब मॉब लिंचिंग करने पर आजीवन कारावास या मौत की सजा होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसको भी बदल दिया गया। क्या बदलेगा इसके अंदर? सबसे पहले तकनीक का इस्तेमाल करने पर पूरा जोर यहाँ पर रहेगा। FIR, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट, सब कुछ डिजिटल, ताकि जल्दी से जल्दी प्रोसेस को निपटाया जा सके। किसी के घर तलाशी हो रही है, जब्ती हो रही है, तो उसको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना जरूरी कर दिया गया है। 7 साल से अगर अधिक की सजा है तो वहाँ पर डिजिटल सबूत, फोरेंसिक सबूत जुटाने पुलिस के लिए अनिवार्य होंगे। तो कुल मिलाकर के ये 3 नए कानून जो आज से लागू हो गए हैं, ये आपको फटाफट न्याय दिलवाएंगे। जी असीम, बहुत शुक्रिया। तो ये आज से बदलाव जो जनता के भी बेहद काम के। इधर जुलाई महीने के पहले कारोबारी दिन बाजार का जोश भी हाई रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी नए शिखर पर गए हैं। सेंसेक्स 443, तो यहाँ पर हमने देखा कि निफ्टी 131 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। राइट, तो बाजार और डिटेल से बात कर लेते हैं। कुछ बातें तो मैंने बताई यहाँ पर, लेकिन बाकी सुमित जी आप बताएंगे क्या बड़ा रहा आज बाजार के अंदर? देखिए, आज फिर एक बारी रिकॉर्ड का जो सिलसिला है मार्केट से बनते हुए दिखाई पड़ा और एक बार नए रिकॉर्ड्स मार्केट्स ने होल्ड किए फिर से। और आज की जो तेजी थी उसमें दारोमदार पूरा का पूरा था आईटी स्पेस के ऊपर, जहां पे अच्छी खरीदारी देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी थी। मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.5% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग, सेंसेक्स की रिकॉर्ड क्लोजिंग। निफ्टी बैंक के अंदर खरीदारी थी। प्राइवेट बैंक्स ICICI, HDFC बैंक जैसे पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन एक अच्छा दिन, एक अच्छा सेशन, जबकि ना केवल फ्रंट लाइन बल्कि मिड कैप स्पेस में भी खरीदारी थी। सीमेंट में बाइंग थी, FMCG में बाइंग थी, मेटल में बाइंग थी, IT में बाइंग थी, जिनके दम पे मार्केट्स वापस अपने नए रफ्तार में या नए शिखर में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। राइट, सो इंडिविजुअल शेयर्स में क्या हालचाल रहा? देखिए, पहले निफ्टी के कुछ टॉप गेनर्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज खरीदारी देखने को मिली। मेजरली आपको सब IT दिखाई पड़ेंगे। टेक महिंद्रा 3% ऊपर, विप्रो 2.5% ऊपर, बजाज फाइनेंस 2.5% ऊपर और ग्रासिम 2% के आसपास की तेजी यहां पर है। गिरने वाले शेयरों में NTPC 2.5% नीचे, आइशर मोटर्स 1% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल 1% नीचे और SBI करीब 1% की बिकवाली यहां देखने को मिली। मिड कैप में भी PB फिनटेक 9% ऊपर, JSW इंफ्रा 8% ऊपर, पतंजलि फूड करीब 7% की तेजी यहां रही और परसिस्टेंट 6% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में प्रेस्टीज एस्टेट 3% नीचे, टोरेंट पावर 2.5% नीचे, वोल्टास 1.5% नीचे और इंडियन होटल करीब 1.5% बिकवाली यहां पर देखने को मिली। F&O में महानगर गैस 10% का उछाल, परसिस्टेंट 6% ऊपर, दीपक नाइट्राइट 4.5% ऊपर, ACC 5% तेजी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में इंडिया सीमेंट प्रॉफिट टेकिंग, NTPC 2.5% नीचे, वोल्टास 1.5% नीचे, IDFC करीब 1.5% बिकवाली यहाँ रही। और IT का दिन था तो HCL टेक 0.5%, कोफोर्ज 1.5%, L&T इन्फोटेक माइंट्री 1%, इन्फोसिस 1.5% के आसपास की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली। तो कई दिग्गज और कई मिड कैप IT स्टॉक्स यहाँ पर बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। जी सुमित, शुक्रिया। ये था आज का मार्केट अपडेट और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और की शुरुआत हो गई है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर आधुनिक तकनीक से जुड़ने वाली भारत रत्नम के लॉन्च पर हमारे सहयोगी लक्ष्मी रॉय से एक्सक्लूसिव बातचीत की वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। मेरे साथ बातचीत करने के लिए उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी, जो कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बाद पहला इंटरव्यू दे रहे हैं। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। आपने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एक ऐसे क्षेत्र में जहां पे कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनना वर्ल्ड क्लास का, तो इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे आर्टिसन भी लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के साथ सदैव रही है। उनके ध्यान में है कि इसमें लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है, भारत का निर्यात भी बढ़ता है और इससे भारत की आर्थिक वृद्धि में भी लाभ होता है। भारत रत्नम जहां हम अभी खड़े हैं, ये विश्व का सबसे अति आधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर है। दुनिया में ऐसे मॉडर्न मशीनरीज कोई कॉमन सेंटर में किधर उपलब्ध नहीं है और मुझे लगता है ये भारत के निर्यात को भी और भारत के डिजाइन को, ज्वेलरी डिजाइन को एक बहुत बड़ा पुश देगा, सफलतापूर्वक बढ़ने का मौका देगा। यहाँ पे करीब आज के दिन 200 फिजिकली चैलेंज्ड दिव्यांग बच्चे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, जो बाद में चल के उनको इस सेक्टर में नौकरी भी सुनिश्चित है। इधर बढ़ा के यहाँ 1500 डेफ एंड डम फिजिकली चैलेंज बच्चों की हर साल 1500 बच्चों की ट्रेनिंग भी होगी और उनको सबको नौकरी भी सुनिश्चित मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेनिंग होगी
जेम ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के लोगों को अति आधुनिक टेक्नोलॉजीज और मॉडर्न मशीनरी पर, जिससे वो दुनिया में भारत का वर्चस्व और निर्यात बढ़ा सके। क्योंकि आपने निर्यात की बात की, तो निर्यात एक ऐसे समय में बढ़ाने की आप बात करें जब ग्लोबली बहुत चैलेंज है। करीब 60% आबादी में तो दुनिया भर में इलेक्शन होने जा रहा है, यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, तो ऐसे में निर्यात पिछली गति से बढ़ता रहे, इसके लिए क्या प्लान है आपका? इस वर्ष भी हमारी उम्मीद है कि निर्यात बढ़ेगा। एक बार और हम इतिहास रचेंगे। लगभग $800 बिलियन, 65 लाख से अधिक निर्यात इस वर्ष होगा, और ये दर्शाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की उभरती हुई शक्ति को। ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ का रास्ता साफ हो गया है। कंपनी के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल गई है। कंपनी के सीएमडी भावेश अग्रवाल का कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर काफी ब्राइट है। बैटरी सेल फैक्ट्री बनने के बाद ईवी की कॉस्ट 40% तक खर्च आएगी। सेल सबसे महंगा कंपोनेंट भी है हमारे में नहीं, बट अगर मैं एक एवरेज बोलूं तो अबाउट 35-40% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट सेल की होती है। और सेल से प्रोडक्ट फीचर्स भी बहुत डिफाइन होते हैं कि चार्जिंग कितनी फास्ट कर सकते हो आप, कितनी एनर्जी उसमें स्टोर कर सकते हो, कितना उसका लॉन्ग लास्टिंग लाइफ रहेगी, ये सब सेल से डिफाइन होता है। तो इसीलिए हमने डिसीजन लिया था 4 साल पहले कि हम सेल भी इंडिया में टेक्नोलॉजी बनाएंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे। तो जैसे हम अब उस राह पे चले हैं और हमारी गीगा फैक्ट्री अभी ट्रायल प्रोडक्शन में है, तो सेल जब हम अपना प्रोडक्ट में डालेंगे अगले साल, तो हमारा एक बड़ा जो 40% कॉस्ट होता है सेल का, वो कम होएगा। बारिश का मौसम आता है तो तन मन खिल जाता है, लेकिन यही बारिश का मौसम अपने साथ बीमारियों की सौगात भी लाता है। तो कैसे ले बारिश का मजा कि सेहत को ना मिले सजा? देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। बारिश का मौसम, सेहत पर सितम। Co-powered by